नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अमरूद के बाग से अधिक फल उत्पादन लेने के उपाय। कूसा घास से उत्पाद बनाकर कमाएं अच्छा लाभ। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अमरूद के बगीचे लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं और अभी गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। तो आप अभी अमरूद के बाग में कौन कौन से आवश्यक कार्यों को करें जिससे कि अधिक फलों का उत्पादन हो, इसकी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र इटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ प्रवीण बड्डे। अमरूद में इस समय क्या क्या कार्य किए जाए जिससे कि उसमें जो अपने ठंड में जो मृग बहार के फल है वो अच्छे से मिल सके। इसके लिए हमें अभी से यदि सावधानियां रखते हैं और ये वैज्ञानिक क्रिया यदि अपन समय पे करते रहे तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में इस समय कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं जिनकी वजह से बाग में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है। इसलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण कर अमरूद के पौधों की कटाई छटाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में अमरूद के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। अमरूद के पौधों को हम पानी देते आ रहे थे तथा इससे जो अनावश्यक रूप से अवांछनीय पौधे उग गए हैं जिसपे कि कीट व्याधियों का प्रकोप होता है तथा इनके शरण में कीट व्याधि पनपते रहते हैं। तो खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें अभी भूमि में नमी कम हो, इस दशा में हम या तो कल्टीवेटर चला सकते हैं या बेहतर तो होगा कि अपन रोटावेटर चला दें। रोटावेटर से क्या होगा, एक तो जो खरपतवार है ये भूमि में मिल जाएंगे, इससे ये हरी खाद का काम करेंगे। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है कि जैसे खरपतवार नियंत्रण हो गया, उसके बाद में हमें जो पौधे हैं उसे उसमें थाले बना देना चाहिए। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें हल्की यदि कटाई छटाई की जाती है तो उसमें फलों की गुणवत्ता तथा पुष्पन ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए हमें हो सके यदि बड़े आकार के पौधे हैं अमरूद के तो हमें प्रतिवर्ष हल्की हल्की कटाई छटाई कर दे। जो रोगग्रस्त है या कहीं से कोई डाली टूटी हुई है इसे हमें काट के अलग कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में जैसे हम कटाई छटाई करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम बोर्ड पेस्ट या बोर्ड मिश्रण का छिड़काव जरूर करें जिससे कि फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप उस पर नहीं हो, फूलों की मात्रा अधिक आए और उसकी जो गुणवत्ता है अच्छी आए। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलन लेना है तो इस समय बगीचे में बहार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय किए गए इस कार्य से सर्दी के मौसम पुष्पन और फलन अधिक होता है और उत्पादन बढ़ने से किसानों को होने वाले मुनाफे में इजाफा होता है। अमरूद 12मासी पौधा होता है जो कि 3 ऋतुओं में अम्बे मृग और हस्तबहार में फल देता है। तो हमें मृग बहार के ही फल लेना है तो इसके लिए हमें इस समय सिंचाई रोक देना चाहिए, चूँकि पौधा सुसुप्त अवस्था में होता है इस समय गर्मी में। तो इसमें यदि सिंचाई रोक देते हैं तो फूल और वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है और पौधा फूड मटेरियल इकट्ठा कर देता है तथा जब
जून जुलाई के महीने में फ्लावरिंग आती है, उसके फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसके लिए हमें सिंचाई रोक देना चाहिए और साथ में यदि फ्लावरिंग की स्टेज पे हम 2% से 5% यूरिया के घोल प्रति लीटर पानी में मिला के यदि छिड़काव करते हैं तो उससे ये जो फूल है ये झड़ जाते हैं और फल नहीं बन पाते हैं। तो इससे जो हमें बरसात में जो फल आते हैं वो उसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फल उद्यान से अधिक लाभ लेना, उससे कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अमरूद के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान करके इनका नियंत्रण जरूर करें। किसान भाई, इसके बाद में आता है अमरूद के रोग और कीड़े। अमरूद में कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें प्रमुख कीट है छाल खाने वाला कीड़ा या इल्ली। इसमें क्या होता है कि जो अमरूद का पौधा होता है उसके जो छाल होती है उसमें जाले नुमा बना देती है, जिसमें कि छोटे छोटे चाय पत्ती के दाने जैसे जालों में गुच्छे सब बन जाता है। इसमें यदि आप बारीकी से देखते हैं तो इसमें एक छेद होता है, छेद में इल्ली होती है जो कि तने को खाती है और नुकसान करके खोखला बना देती है पौधों को। इसके नियंत्रण के लिए आप कोई दवा होती है जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे नुआन है, इसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे, या जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है जिसे आप इंजेक्शन की सहायता से भर दे और ऊपर से कपास लगा के काली मिट्टी से बंद कर दे तो ये तनाछेदक का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग अपने आप नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन इसके साथ में जो अमरूद में काफ़ी बीमारी है इसको भी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। किसान भाई, इसमें मिलीबग के कारण सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े पत्तियों पर तथा मुलायम फलों के ऊपर अपना रस चूसते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई, कोमल टहनियों तथा पत्तियों का रस चूसता है तथा ये सफ़ेद रंग का छा जाता है तथा इसमें एक सिक्रेटा टाइप का जो लसलसा पदार्थ छोड़ते हैं, जिससे कि जो बीमारी है उसको बढ़ावा मिल जाता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए आप एस्टामिप्रिड प्लस प्रोफेनोफास इसका यदि आप छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, अभी अमरूद में इस समय वैज्ञानिक क्रिया यदि अपन समय पे करते रहे तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हर शाम न्यूज। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई मुद्दा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। कुश एक प्रकार का तृण है जिसकी पत्तियां नुकीली, तीखी और कड़ी होती हैं। धार्मिक दृष्टि से कुशा घास को बहुत पवित्र समझा जाता है और इसकी चटाई पर राजा लोग भी सोते थे। वैदिक साहित्य में इसका अनेक स्थानों पर उल्लेख है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में रहने वाली महिला किसान मंजू देवी इसे व्यवसाय का रूप देकर अच्छा मुनाफा कमाती हैं। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ये कुशा घास का काम करती हूँ। कुशा घास एक बहुत पवित्र घास होती है। इसे अमावस्या के दिन निकाला जाता है। अमावस्या के दिन निकला हुआ घास बहुत शुद्ध माना जाता है, जिससे मैं पूजा आसन बनाती हूँ और पूजा टोकरी बनाती हूँ। तो हमने बहुत सी लेडीज़ों ने इसकी ट्रेनिंग ली थी, 20 लेडीज़ों ने हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी। तो 20 में से किसी ने काम नहीं किया, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं थी, किसी को शौक़ से सीखा है। तो मेरे को बहुत ज़रूरत थी कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। कहते हैं कि इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की तुंदल पंचायत के रहने वाली मंजू ने। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी और इसी के चलते उन्होंने विकास खंड कंडा घाट से कुशा घास से विभिन्न तरह के घरेलू उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग ली और अब अपने घर से ही कुशा घास के विभिन्न तरह के उत्पाद बनाकर अपनी छोटी सी दुकान में बेचती हैं और प्रति माह 12 से 13 हजार रुपए की आमदनी करती हैं। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाने शुरू किए 2019 में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैं ये ट्रेनिंग बनाती हूँ। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ये सड़कों में बेचना शुरू किया था। मेरे ये छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती थी, तो सड़कों में बहुत अच्छा, संडे के दिन टूरिस्ट प्ले है, संडे के दिन बहुत अच्छी सेल होती थी। तो इससे मुझे शौक़ भी हुआ और मेरी आय का साधन भी बना, और जिससे मैं आज आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। और मैं ये जब छोटे प्रोडक्ट बनाती थी तो मैं वाटर शेड के थ्रू बनाती थी ये छोटे प्रोडक्ट। तो मुझे एग्जीबिशन लगाने को बोलते थे ब्लॉग से कि आप जाओ और एग्जीबिशन लगाओ। तो वहाँ थोड़ी सेल होती थी, स्टार्टिंग था, लोगों को पता नहीं था कि ये घास की बनी चीज़ें थी, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी पहले। अब फिर धीरे धीरे जब मैं NRLM से जुड़ी तो मुझे और बाहर जाने का मौका मिला। बाहर गई तो बहुत अच्छे ऑर्डर आते हैं। तो मैं मंडी में मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हुआ था और सोलन में मेरा ब्लॉक लेवल का हुआ था और नोएडा में मेरा नेशनल लेवल का प्रोग्राम हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छे से सम्मानित भी किया जाता है। और मैं ये प्रोडक्ट जब बनाती हूँ तो अब मेरी इतनी सेल है कि जब मेरे एग्जीबिशन बाहर लगते हैं तो मुझे बहुत सेल, मतलब मैं इसका वो पूरा ही नहीं कर पाती कि लोगों की इतनी डिमांड है अब इसकी। उन्होंने बताया कि इस घास को सितंबर माह में हिमाचल के जंगल से काट कर लाती हैं। काटने के बाद इस घास को सबसे पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर इसको पानी, ग्लिसरीन और नमक के घोल में उबाला जाता है। इसके बाद घास को छाया में सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो जैसे मेरा पूजा आसन है उसको बनाने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। तो मैं उसे 1000 रुपये का सेल करती हूँ। और मेरा जो सबसे मेन है चपाती बॉक्स, क्योंकि जैसे हम जब चपाती बॉक्स बनाते हैं तो उसमें जब ग्रहण लगता है तो या उसमें रोटी रखी ख़राब नहीं होती। जैसे कहते भी हैं हमारे हिंदू धर्म में कि ग्रहण लगी रोटी नहीं खानी चाहिए, मगर जो कुशा घास का चपाती बॉक्स है इसमें कभी रोटी ख़राब नहीं होती, ना इसमें सिलन आती। तो इसको मैं 500 रुपये का बेचती हूँ। और एक रोटी रखने के लिए प्लेट है, वो मैं 250 रुपये की देती हूँ। और पूजा टोकरी में 300 रुपये की देती हूँ। और पर्स भी बनाती हूँ मैं, पर्स में 400 का देती हूँ। और पेन स्टैंड मेरे बहुत बिकते भी है और मैं बनाती भी हूँ, उसे मैं 100 रुपये का देती हूँ। सबसे छोटी चीज़ मेरी एक टोकरी है जिसको मैं 50 रुपये की देती हूँ, जो लक्ष्मी जी के पैर रखने के लिए बनती है। ये शेल्फ लाइफ तो बिल्कुल ऐसे है कि 5 साल तक तो ना कोई कलर फेड, क्योंकि इसमें सिर्फ धागे का यूज़ हुआ है और बाकी सारा रॉ मटेरियल है। सिर्फ मैं धागे लेके आती हूँ, तो धागा बिल्कुल नेचुरल धागा है जो 5 साल तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कोई टूटेगा फूटेगा नहीं। फिर तो थोड़ी बात रखने पे भी होती है, अगर हम इसे रखेंगे तो कम से कम 10 साल तक ये प्रोडक्ट हमारा चलता है। मैं ये अपने प्रोडक्ट यहाँ तो मैं अपनी शॉप में इसे सेल करती हूँ, मगर जब मेरे छोटे छोटे एग्जीबिशन भी लगते हैं, जब मैं बाहर जाती हूँ, तो जब मुझे वहाँ से ऑर्डर आता है तो फेसबुक के ज़रिए भी कोई मोबाइल नंबर लेके भी मुझसे कांटेक्ट करता है, तो मैं इसे कुरियर भी करती हूँ। कुरियर मैं इसे डाकखाने से करती हूँ। उनके प्रोडक्ट लेके मुझे पहले कैश पेमेंट होती है और फिर मैं कुरियर करती हूँ यहाँ से। जब मैंने ये अपना छोटा सा काम शुरू किया था तो मेरा ये अच्छा काम देखकर मुझे ग्रुप में जोड़ा गया और उसके बाद मुझे वाटर शेड के थ्रू ये छोटी सी दुकान मिली थी, जो मेरा आज आय का साधन है। इसमें मैं अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती हूँ और सरकार ने मुझे इसको बनाने में 30,000 दिया था।
तो जिसमें मैंने 40,000 अपना लगाकर इसको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया और आज मैं यहाँ ये प्रोडक्ट बनाती थी। पहले मेरी सेल जब मैंने इसको 2019 में स्टार्ट किया तो पहले मेरी सेल मंथली 2000 थी बस। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं बाहर एग्जीबिशन लगाने लगी और जब थोड़ा मेरा काम शुरू हो गया तो आज मेरी सेल 12 से 13,000 तक मंथली है। तो इस तरह से मैं ये अपने विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर प्रोडक्ट, सजावटी प्रोडक्ट बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हूँ और मैं आज आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर और इससे लगे हुए जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल रहने और छुटपुट वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूर्व उत्तर और पश्चिम उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए देरी से बोई गई गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय खाली खेतों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तैयार पौध की रोपाई करें। इस समय गेहूं की फसल जिसमें दाना पड़ चुका है उसमें चूहों का प्रकोप हो सकता है। चूहों से बचाव के लिए जिंक फास्फाइड 4 ग्राम दवा 11 ग्राम आटे के हिसाब से मिलाकर बिलों के पास रखें। इस समय पकी हुई फसलों विशेषकर सरसों की फसल की कटाई कर वर्षा आदि से बचाव की व्यवस्था के साथ सुरक्षित खलिहान पर रखें। सूखी हुई सरसों की शीघ्रता पूर्वक गहाई कर सुरक्षित भंडारण करें। इस समय मसूर की फसल पकने की अवस्था में है। पकी हुई मसूर की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और पूर्ण रूप से सुखाई गई फसल की गहाई करें। इस समय चना की फसल पकने की अवस्था में है, इसलिए पकी हुई चने की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान में रखें और सूखी हुई फसल की गहाई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और उड़द के बीजों को प्रमाणित विक्रेता से खरीदें। मूंग की उन्नतशील किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, उड़द की उन्नतशील किस्में जैसे पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1 बीजों को क्रय कर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुवाई करें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा के नियंत्रण के लिए
मिथाइल पैराथियन 2% धूल का भुरकाव करें। मिर्च टमाटर में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैगन की फसल में तना भेदक और फल मक्खी कीट से बचाव हेतु प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट करें। अधिक मात्रा में फसल प्रभावित होती है तो स्पाइनोसैट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय फूल गोभी और बंद गोभी में माहू कीट की संभावना हो सकती है। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है। इनसे पशुओं को बचाने के लिए क्लीनर या ब्लूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 लीटर दवा के अनुसार मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें। इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलाकर स्वच्छ स्थान पर रखें। पशुओं के आहार में नमक की विशेष आवश्यकता होती है, इससे खाने का टेस्ट बदल जाता है और जानवर चाव से आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रतिदिन वयस्क गाय को 15 ग्राम और दूध देने वाले पशु को 20 से 30 ग्राम नमक देना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चमनपुरा, जिला रायपुर के कृषक तुलसी राम ने। ये बकरी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो तुलसी राम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पहला है इसमें हम कौन सी नस्ल की बकरी का लालन पालन करें। सबसे प्रथम कार्य वही होता है। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। जो बकरियों की नस्लें हैं भारतवर्ष की, उनमें प्रमुखतः जमुनापारी, बारबरी, सिरोही, बीटल, ब्लैक बंगाल आदि नस्लें हैं, जो कि विभिन्न उद्देश्यों के हिसाब से पाली जाती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की जलवायु को देखते हुए मध्य प्रदेश के आसपास चंबल रीजन में पाई जाने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी ये 2 उद्देश्यों को पूरा कर देती है। एक तो बकरी पालक को जो दूध की आवश्यकता होती है वो 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में उपलब्ध हो जाती है, और इसके जो नर वत्स होते हैं या आगे चल के एक बकरी का रूप लेते हैं, जिनसे कि मांस उत्पादन भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आवास गृह जो होने चाहिए बकरियों के लिए, फर्श तो आमून तौर पर पक्का हो तो बहुत अच्छा है। फिर आर्थिक जो स्थिति है पशुपालक की या बकरी पालक की, उसके हिसाब से वो आवास गृह निर्मित करे। अमूमन जहाँ भी निर्मित किए जाते हैं वो ऊंचे स्थान पर निर्मित किए जाने चाहिए, जिससे कि बारिश के मौसम का पानी का भराव उनके आसपास या उस क्षेत्र में ना हो। यह हमें ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छे प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। लेकिन एक वयस्क पशु को जो स्थान चाहिए होता है वो 6 बाई 4 फुट की जगह की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से आवास गृह में। और उसका दोगुना जो एरिया क्षेत्रफल होता है वह बाड़े के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आवास गृह जो है 12 से 15 फुट की ऊंचाई का बना हुआ होना चाहिए। इसकी जो छत होती है घास फूस की भी कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी छत कहलाती है। अगर जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो एस्बेस्टस की शीट का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जो दीवारें होती हैं वो दीवारें आधी तो उठी हुई होती हैं और बाकी में खुली हवा के आदान प्रदान, स्वच्छ हवा के आदान प्रदान के लिए उनमें लोहे की जालियां या ग्रिल लगा दिए जाते हैं, साथ में मच्छर जाली भी लगाई जाती है। तो इस प्रकार के आवास गृह के स्थान की आवश्यकता होती है। साथ में जो बाड़े हम निर्मित करते हैं उन बाड़ों में खाने की नाद भी बनी होती हैं दीवार के सहारे, और पानी की नादों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी भी जो हो उसका स्रोत जो है वो है या तो कुआं हो या बोरवेल का पानी हो। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी